नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कुछ दिन पहले तक कहा यह जा रहा था कि 2024 में कोई टक्कर में नहीं है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। इसकी सबसे बड़ी वजह विपक्ष में बिखराव बताई जा रही थी, लेकिन पटना के बाद बेंगलुरु में जिस तरीके से विपक्ष की 26 पार्टियों ने अपने आपसी मतभेद भुलाकर 24 की लड़ाई एक साथ लड़ने का फैसला लिया, उसकी वजह से अब यह लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। कुछ महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, या फिर ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। लेकिन 24 के लिए विपक्ष आपसी मतभेद भुलाने को राजी हुआ। इंडिया गठबंधन के सहारे चुनौती देने की अब तैयारी में है, और शायद यही वजह कि एनडीए को भी दिल्ली में 39 पार्टियों के गठबंधन का दम दिखाना पड़ गया। 39 पार्टियों ने एक साथ मिलकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए हुंकार भरी है। लेकिन क्या विपक्ष की ताकत से तीसरी बार भी आसानी से निपट लेगा एनडीए? इसी वजह से हम सवाल पूछ रहे हैं आज, मोदी का तीसरा टर्म भ्रम या कंफर्म? बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर सियासी वार पलटवार पर। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है, जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। एक तरफ तो भारत होगा और दूसरी तरफ मोदी जी होगा। ये लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी जी हो जाएगी। भ्रष्ट कौन है ये तो जनता ही बताएगी जब लड़ाई होगी इंडिया वर्सेस मोदी जी। इंडिया नाम देने से कुछ नहीं होता, और एक व्यक्ति का विरोध करना पूरे इंडिया का समर्थन पाना नहीं होता। जो ज्यादा गंभीर विषय है, भाई मेरे देश का नाम है इंडिया, और मेरे देश के नाम को कोई भी गठबंधन अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सरासर गलत है। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। किसी देश के नाम पर पार्टी का नाम तो नहीं होना चाहिए, कोई गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन उन लोग रखा है। मैं समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये स्टार्टअप इंडिया किसने दिया? मोदी जी तो अंग्रेज नहीं है। तो वो तो एक रैली में खुलेआम वो वीडियो का ये दिखा दूं आपको, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। कि नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाएगा, इसी से नाराज होकर निकल आए। नहीं तो चार्टर प्लेन से गए थे, 2 घंटे बाद भी प्लेन उड़ सकता था। ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं। उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व तो नहीं मिला। सब बात मानिए लिया है सब, और वहाँ से उठ के हम चले आए यहाँ, इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, तो इसीलिए हम आ गए, और कोई बात नहीं है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना। अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए सभी का विश्वास एनडीए पर है। तो 24 की सियासत, इंडिया बनाम भारत। मैं आपका परिचय कराती हूं खास मेहमानों से। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी, हमारे साथ अभिषेक झा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और राजू तिवारी जी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास।
बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके पास आ रही हूं। बीजेपी कहती रही कि साहब नकारात्मक एजेंडा है विपक्षी दलों का, मोदी हटाओ के तहत ये सिर्फ काम कर रहे हैं। लीजिए, कल विपक्ष की तमाम दल साथ आ गए, नाम इंडिया बता दिया, एजेंडा इंडिया बचाओ ले आए। सर अब क्या करेंगे? रोमाना जी देखिए, ऐसा है कि इंडिया नाम रख लेने से जो भारत और इंडिया के गुण हैं वो नहीं आ जाएंगे। ये भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, ये सब जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम में भी इंडिया आता था, उन्होंने तब भारत को लूटा, इन्होंने आधुनिक युग में लूटा है। और मैं आपको फर्क समझाता हूं, बहुत आसान है। एक नागरिक जो है वो जाता है एकनाथ शिंदे जी के पास, पूछेगा एनडीए का नेता कौन, कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। वो फिर जाएगा अजीत पवार के पास, पूछेंगे नेता कौन, कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। अनुप्रिया पटेल जी के पास वो जाता है, पूछता है आपका नेता कौन, कहे नरेंद्र मोदी जी। भारत की जनता के पास जाएगा, पूछेंगे नेता कौन, कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए, वही व्यक्ति खड़गे जी के पास जाता है, कहता है प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, खड़गे जी कहते हैं वैसे तो मुझ में भी बुराई नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं तो राहुल गांधी भी सही। फिर वो जाता है टीएमसी के पास, तो टीएमसी बोलती है ममता बनर्जी है, भाई ममता बनर्जी है। फिर वो अरविंद केजरीवाल के पास चला जाता है, वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल ही इस लायक है भाई, और कोई तो है नहीं। वो चला जाता है फिर समाजवादी पार्टी के पास, समाजवादी पार्टी कहती है अखिलेश भैया है, भैया से अच्छा तो कोई है नहीं। तो ये क्या फर्क दिखाता है? पहली बात तो जो नेतृत्व एनडीए में है, हर कोई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। ठीक है और दूसरी तरफ यहाँ हालत ये है, ठीक है सर, इंडिया का आइडिया किसका है? सुन लीजिए, बस 10-20 सेकंड और लूंगा। इंडिया का आइडिया किसका है? हाँ। इसमें भी लड़ाई हो गई। हाँ। ममता बनर्जी के कैंप ने कहा ममता जी का है, कांग्रेस की प्रवक्ता बोली ये तो राहुल गांधी का आइडिया है। नीतीश कुमार जी फूफा जी की तरह नाराज होके बैठ गए। जो आइडिया पे एक दूसरे को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, जब सीटें बटेंगी तो ये कपड़े फाड़ देंगे। रोमाना जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। जो बात आप कह रहे हैं अखिलेश जी के पास लेकर चलते हैं। अखिलेश जी, मतलब इंडिया नाम रख लेने से क्या होगा? गौरव भाटिया कह रहे हैं जब नेता को लेकर दिल ही नहीं मिलते हैं, क्या स्वार्थ सत्ता का ग्लू गोंद है जो साथ ले आया है इन 26 राजनीतिक दलों को? नाम इंडिया रख लिया है सर, लेकिन जब नेता ही नहीं तो फिर क्या होगा? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। रोमाना जी, इंडिया से इन ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 वालों को हमेशा से नफरत रहा है, क्योंकि ये अपने कंपनी बहादुर जो नागपुर में बैठे हैं उनके लिए लॉयल हैं, उनके लिए काम करते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, इनके पास एक नेता है, हमारे पास अनेक हैं। दूसरा नाम नहीं गिना सकते ये। इनसे पूछिए दूसरा पीएम का दावेदार आपका कौन है, बता सकते हैं? हमारे पास 2 दर्जन हैं और सारे मोदी जी से 100 गुना ज़्यादा योग्य, काबिल और श्रेष्ठ हैं। यही घमंड था अटल जी के समय, अटे अजय अटल, इंडिया शाइनिंग। और 2004 में सोनिया गांधी निकली इसी तरह अपने साथियों के साथ, और बुरिया बिस्तर बंध गया। आपके चैनल पे नीचे चल रहा था टर्न, तीसरा टर्न। अरे अब गुजरात रिटर्न की बारी है, अब नो यानी तीसरा टर्न, गुजरात रिटर्न। ठीक है सर, ठीक है। अब इनको गुजरात जाना है, गुजरात तक इनका औरा सीमित होकर रह चुका है। ठीक है, आप चुनाव परिणामों को देखते जाइए। चलिए, ठीक है। गुजरात के अलावा सब जगह मौखिक खाए हैं और हर हथकंडे अपना चुके हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कर्नाटक चुनाव में कहा मोदी जी के पहले भारत घुटनों के बल था, ये इंडिया से प्रेम करेंगे। बोलो इंडिया जिंदाबाद। गौरव भाटिया बोलो इंडिया जिंदाबाद। ठीक है, जवाब ले लेते हैं गौरव भाटिया का। 30 सेकंड का टाइमर ले आइए जल्दी से। गौरव भाटिया का जवाब। इंडियन हो ना? अरे नहीं, इनको बोलने दीजिए ना, इनको बोलने दीजिए। बोलिए इंडिया जिंदाबाद, बोलिए इंडिया जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद बोलिए। गौरव भाटिया जी नहीं बोल रहे इंडिया जिंदाबाद। अरे क्यों नहीं बोलेंगे सर? इंडिया देश का नाम है हमारे, कैसी बात कर रहे हैं? गौरव भाटिया आइए। कहाँ बोल रहे इंडिया जिंदाबाद? तो है ना, क्या कह रहे हैं गौरव भाटिया? बोलिए इंडिया जिंदाबाद। गौरव भाटिया आइए।
इंडिया जिंदाबाद नहीं बोल सकते शांत ये। कराएं। फंसा रहे हैं ये सिर्फ जबरदस्ती मोदी जिंदाबाद का। बोलेंगे, सुन तो लीजिए क्या कह रहे ये हैं गौरव इंडिया भाटिया। जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं। बोलिए आइए गौरव भाटिया। इंडिया जिंदाबाद, गौरव भाटिया जी बोलिए भाई, इंडिया जिंदाबाद। रोमाना जी ऐसा है, देखिए, हाँ मैं बताता हूं। आज वो कह रहे हैं बोलो इंडिया जिंदाबाद, जिन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और ये ठगों अरे की आप बोल महफिल दीजिए है। ना, सबसे आप बड़ा बोलिए ठग है ना। कांग्रेस पार्टी। अरे आप बोलिए तो इंडिया जिंदाबाद। आपके बीच में बोला था, मैं आपके बीच में बोला था, आपके बीच में बोला था। रोमाना जी शांत कराइए इन्हें। जी जी, बारी बारी से, सही ये बात ये है। राक्षसी बारी बारी हंसी से, देख बारी रही हैं बारी, आप, कैसे बारी हंस बारी। रहे हैं। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया पे कैसे हंसे। ये सबको ठगेंगे। ये जो इंडिया इंडिया बता रहे हैं, ये इंदिरा इंदिरा बोलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये इंडिया नहीं है, ये जो है ठगों का इंसाइक्लोपीडिया है। और मैं आज नहीं, बार बार आखिरी सांस तक कहूंगा, इंडिया जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये मेरा वतन है। लेकिन तुम्हारे काले हाथ, तुम्हारी काली नियत जब इंडिया को छुअती है तो ये मैला हो जाता है। भ्रष्टाचारी, पापी, वंशवादी, सांप्रदायिक, कम से कम मेरे देश का नाम लो तो इज्जत से लो, ये जरूर कहूंगा। ठीक है अखिलेश जी, मतलब कोई कॉपीराइट थोड़ी ले लिया सर, देश का नाम है इंडिया। ठीक है, आप लोगों ने अपना काफिया मिलाया और इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम रखा, उसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया हो गया। अब ये क्या तरीका हुआ कि आप पूछ घेरेंगे लेगी, सबको बता कि नहीं इंडिया पाएंगे। जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद अगर का ना हो। पूछ ये लेगी, तो बता सर नहीं थोड़ा पाएंगे। अति हो गई, एक्सट्रीम हो गई। आइए अखिलेश जी, 30 सेकंड का टाइम सर आपको दे रही हूँ, फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। उन्होंने कह दिया क्यों हंसी सर हो गई, क्यों extreme इंडिया हो गई? इंडिया जिंदाबाद कह दिया नहीं उन्होंने। कह सकते। कहा तो सर उन्होंने, बिल्कुल हाँ कहा। वही मैं कह रहा हूँ हाँ। कि इंडिया जिंदाबाद करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। क्यों परेशानी हो रही है सर, इंडिया मैं तो ये जिंदाबाद? समझ नहीं पा रही हूँ कि हम एक ये दूसरे लीजिए, को, हम सब क्यों हिंदुस्तान के परेशानी नागरिक हैं, एक दूसरे को हम ऐसी चुनौती दे बोल क्यों रहे रहे हैं। वो- हर भारतवासी सर यही कहेगा इंडिया जिंदाबाद था, है और रहेगा, मेरा देश महान। सर इसमें कहाँ कोई शक व तो शुबा ये हो क्यों सकता नहीं है। कह रहे हैं? ठीक है, कहा सर उन्होंने। तो जी ना कहे तो जी, आइए। अरे संकोच में अरे इतने बेचारों के दबाव कान के खराब बाद हो गए, उम्र का और वो तकाजा भी है, घुमा रोमाना जी, फिरा आवाज के। अरे बहुत भाई इंडिया जिंदाबाद जैसे हम बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक है सर, चलिए हो गया सर, इंडिया इंडिया जिंदाबाद हो जिंदाबाद, गया। ऐसे मुझे बोलिए। लगता है बाकी मेहमानों का जल्दी से रुख करती हूँ। वारिस पठान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। और वारिस पठान साहब देखिए, ये जो अभी देश में दो अलग अलग धुरी बनती हुई नजर आ रही है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। वारिस पठान साहब, दोनों से आपका तो कोई लेना देना नहीं है, ना एनडीए से ना इंडिया से। लेकिन यहां जो एक तस्वीर उभर कर आ रही है नेता को लेकर, कि बीजेपी कह रही है कि साहब हमारे यहाँ पीएम के लिए नो वैकेंसी, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इंडिया में तो सारे नेता इतने काबिल हैं कि किसी के सर पर भी ताज सजाया जा सकता है वक्त आने पर। लेकिन कहीं ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो नहीं हो जाएगी सर? देखिए रोमाना जी, इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी एक तरफ ये एनडीए है और एक तरफ ये INDIA है। अब हमारे लिए तो बीच में ऐसी हालत हो गई कि रजिया गुंडों में फंस गई है। कल तक इस तरफ मोदी जी बोल रहे थे मोदी अकेला लड़ेगा, अकेला दिखा देगा, आज 38 लोग वहां चले गए। कल तक यहाँ पे जो सेकुलरिज्म का बीन गा रहे थे, आज वो 28 पार्टियां एक हो गई। अब हमको तो नहीं बुलाया, हम तो इनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है, हमारे शक्ल इनको पसंद नहीं है शायद। मगर ये जो कथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जो पहले पटना में मिले, फिर अभी बेंगलुरु में 2 दिन से मिले। वारिस पठान साहब, मैं आपकी शिकायत दूर करवाती हूँ ना, 1 मिनट। अखिलेश जी यही हैं। अखिलेश जी देखिए, वारिस पठान साहब शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब हमसे तो कहलवा नहीं रहे इंडिया जिंदाबाद, हमें तो बुलाया नहीं। सर इनसे भी कहलवाइए ना, इनसे ना हो पाएगा। अखिलेश जी इनसे भी कहलवाइए। वारिस पठान साहब भी कहना चाहते हैं इंडिया जिंदाबाद। अखिलेश जी जरा मैं पूरा बोल दूं, उसके बाद इंडिया जिंदाबाद। बीजेपी कहने में क्यों संकोच कर रही है? बीजेपी इंडिया जिंदाबाद कहने में क्यों संकोच कर रही है? लेकिन वारिस पठान को शिकायत है कि साहब हमसे क्यों नहीं कहलवा रहे हैं? वारिस पठान को ये शिकायत है कि हमसे क्यों नहीं कहलवा रहे हैं? अरे जिस जो सुन लीजिए वारिस पठान साहब, नहीं कह रहा, बात उसकी हो रही है। सुन लीजिए वारिस पठान साहब, वही आइए वारिस पठान साहब। हाँ, लेकिन वारिस पठान साहब को चैनल तो बुला ही रहा है, कोई बुलाए या ना बुलाए, उनका स्टेक हो या ना हो। लेकिन ये बार बार ये कहते हैं कि हमको कोई पूछ नहीं रहा है। चैनल तो आपको पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है कि आप बहुत काम के हैं,
और वो काम मोदी जी के लिए अच्छा होता है आपके आने का, क्योंकि आपको ना सुनिए कहाँ लड़ना है, कितना अच्छा अखिलेश क्या है, लेकिन सबके बराबर आपका स्टूडियो में तो सबके बराबर आपका स्टेक है। ठीक है अखिलेश, ये अच्छी बात है। आप देखिए ठीक है क्यों इतना तकलीफ में रहते हैं। वारिस पठान साहब सुन लिया ना आपने, वो कह रहे हैं कि साहब चारों के बराबर आप हैं एनडीए यहाँ की वारिस मीटिंग में साहब। शामिल नहीं हुए हो, लेकिन ये तो है ही बीजेपी की टीम के तौर पर ही काम कर रहे हैं, ये आरोप है जो आप पर लगाया है। जी वारिस साहब, ये कोई बात नहीं है, हमको बुलाए नहीं बुलाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बताना चाहूंगा अखिलेश प्रताप सिंह को कि आप तो सेकुलरिज्म के बीन बजा रहे थे। आपका भी मुद्दा यही है कि हमको संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, बीजेपी को हराना है और मोदी को हमको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देना है तीसरी मर्तबा। तो हम तो उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम तो रात दिन संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहे हैं और हम पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि किसी भी तरह बीजेपी को हराया जाए और नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर हमको तो आपने बी टीम बना दिया, लेकिन आपकी पार्टी में जब पटना में मीटिंग हुई थी ना, प्रफुल्ल पटेल बैठे हुए थे वहां पे, चाय खाए, बिस्किट खाए, समोसा खाए, बाद में वहां से निकल के आए महाराष्ट्र में, सीधा चले गए फडणवीस के पास अजीत दादा के साथ और थाम लिया हाथ गौरव भाटिया का। अब क्या हुआ, वो ए टीम है कि बी टीम है, कौन सी टीम है पता नहीं है। अब आप हम पे इल्जाम लगाते हो, मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने, किसका हाथ थाम के? बीजेपी के साथ थे। उद्धव ठाकरे किस तरह से सीएम बन गए, बीजेपी के साथ में आए, सबको गालियां बके और बन गए थे सीएम महाराष्ट्र के अंदर, बीजेपी के साथ थे। महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ में थी। उसके बाद में केजरीवाल, गुजरात के चुनाव में मैं था, गुजरात में मौजूद, भर भर के गालियां पक रहे थे कांग्रेस को, मगर वो सेक्युलर हो गए, वो साफ सुथरे धुल गए, वो चले गए उनके साथ। मगर यह हम जो बीजेपी के साथ रोज लड़ रहे हैं, तो हमारे को जो बोलना है टीम नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अजमल साहब को आपने नहीं बुलाया, केसीआर साहब को नहीं बुलाया, तो सवाल तो ये बनता है ना कि ओवैसी साहब का कसूर क्या था, क्यों नहीं बुलाया? कोई संविधान के लिए लड़ रहे थे इसके लिए, मुसलमानों के दलित भाइयों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे इसके लिए बुलाया? आपकी जो खलिश है कि साहब बुलावा नहीं आया, वो नजर आ गई सर, वो नजर आ गई। लेकिन देखिए कांग्रेस तो अपने स्टैंड से नहीं बदलने वाली है। कांग्रेस तो लगातार एआईएमआईएम को लेकर यही कह रही है कि साहब बीजेपी की बी टीम। गौरव भाटिया सुन लेते हैं उनका नजरिया क्या है। गौरव आइए। 2004 से 2012 देखिए रोमाना जी, एक गौरव भाटिया अपनी बात रख ले, दो और मेहमान इंतजार कर रहे हैं सर, मुझे उनके पास भी जाना है, मुझे अभी राजू तिवारी और अभिषेक झा के पास भी जाना है। गौरव जी प्लीज आइए सर। रोमाना जी, मैंने बड़े ध्यान से कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा बोलो इंडिया जिंदाबाद। अरे आखिरी सांस तक बोलेंगे, लेकिन ये बताओ, ये सवाल तो जनता पूछ रही है। इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे लग रहे थे और राहुल गांधी समर्थन कर रहे थे। आज कम से कम उनके प्रवक्ता ये बता दे कि राहुल गांधी गलत थे या सही थे। इंडिया आपका नाम है, आपने कहा इंडिया, तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाले नारे लगाते हैं और राहुल गांधी वह समर्थन करते हैं। और वारिस भाई का दर्द समझिए, बिल्कुल सही है। ये जो रजिया है ये गुंडों में फंसी है। क्यों? आरजेडी ने इनके 4 विधायक बिहार में ज्वाइन करा लिए। अब आप बताइए कैसे? देखिए रजिया को गुंडों ने लूटा, तो ये गुंडे ही तो हैं, ये केवल लूट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बड़ी बात पे आपको बता दूं, गणित 210 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 80, महाराष्ट्र की 48 और वेस्ट बंगाल की 40 और बिहार 42 और बिहार की 40, 210 सीटें। इसमें कांग्रेस की 4 सीटें हैं रोमाना जी। 210 सीटों में 4 सीटें हैं और कूद ऐसे रहे जैसे रॉकेट लॉन्च हो गया। अरे भैया रॉकेट लॉन्च नहीं होता, जैसे राहुल गांधी लॉन्च नहीं होते वैसे ही ये ढोंगी अलायंस भी लॉन्च होने वाला नहीं है। अभी 1 माह बाद आप देखिएगा जब सीटें बटेंगी, ठीक है सर, तो ये लोग मैं उस पर आती हूँ सर, मैं उस पर आऊंगी। अगर लड़ाइयां ना हो जाए तो आप बताइए फांस कहां चुभेगी, इस पर आगे आएंगे। लेकिन पहले जरा जल्दी से अभिषेक झा का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, जो बात यहां कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि साहब संविधान की दुहाई ढोंग है, दरअसल आपसी इतने मतभेद हैं कि सर संविधान की दुहाई के बीच इस मीटिंग को लेकर कहा गया कि नीतीश नाराज हो गए, से नाराजगी भी हो गई है। कुछ स्क्रिप्ट तो चलानी पड़ेगी ना भारतीय जनता पार्टी को। विपक्ष की पार्टियों की ये दूसरी बैठक हुई है, बड़ी और सकारात्मक बैठक हुई है।
नाम तय हुआ है, इतनी बेचैनी इनकी बढ़ गई है। इनकी हालत तो कुछ ऐसी ही है, खामोश सी रात और बेचैन सी करवट है, ना आंख लग रही है और ना रात कट रही है। इससे पहले आपने कब देखा था कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इतने बड़े पैमाने पर एनडीए की बैठक बुलाई गई? और एनडीए की बैठक जब बुलाई गई तो हमारे कुछ बुनियादी सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कई बार खुले मंचों से कहा, रुमाना जी, कि हम क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। तो बताएं कि इतनी पार्टियों को बुलाया है उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, और जो कुछ पार्टियां गई हैं इनके यहां, वो जवाब दे कि क्या उन्हें अपना अस्तित्व समाप्त करवाना है। देखिए, कुछ जर्जर लोगों का मर्जर ये अपने साथ करवा रहे हैं और सोचते हैं कि इनकी राजनीतिक इमारत मजबूत हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप किसी के गले लग ले, कोई आपको पैर छूकर प्रणाम कर ले, अगर आप इससे खुश हो जा रहे तो खुश होइए। और हम मोदी जी का सपना पूरा करना चाहते हैं, रुमाना जी। मैं मोदी जी का एक वीडियो शेयर करता हूं। मोदी जी ने किस तरह से रैली में कहा था, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया मोदी जी कह रहे हैं। भाइयों बहनों, और आप मेरे पीछे बोलिए, मैं बोल रहा हूं और आप मेरे पीछे बोलिए। आपको भी प्रचार के लिए मोदी जी की जरूरत पड़ रही है। मतलब मोदी जी की ताकत क्या है, उनकी लोकप्रियता क्या है, ये आप उसका एहसास करवा रहे हैं ये वीडियो दिखाकर दर्शकों को। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। राजू तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन राजू तिवारी जी, सवाल एक मिनट सर, आ रही हूँ। राजू तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल ये है सर कि क्या अब डर लग रहा है एनडीए को कि ये इंडिया नाम जो विपक्षी गठबंधन ने रख लिया है, ये कहीं सियासी तौर पर बढ़त दिला देगा सर? डर लग रहा है क्या सर इंडिया नाम से? देखिए रोमाना जी, जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, तो भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। अभी कांग्रेस के ही प्रवक्ता बोल रहे थे कि एनडीए के एक नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, और जो अभी तथाकथित इंडिया नाम दिया गया है, उनके अभी वही बोल रहे थे कि 1 दर्जन उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो 1 दर्जन जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं तो आप भविष्य सोच सकती हैं कैसा होगा। लेकिन मैं जो हमारे बिहार की बात मैं करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो पटना से शुरुआत हुई महागठबंधन जो अभी इंडिया रूप ले रखा है, आप एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार जी जो हमारे यहाँ के बोलते हैं उनके प्रवक्ता के सूत्रधार हैं, वो उनको बिहार की जनता ने खारिज कर दिया, और बिहार की जनता के रिजेक्टेड के बाद वो एकदम से प्रधानमंत्री का उनके अंदर का जो था वो सबसे बड़े उम्मीदवार प्रधानमंत्री के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन करके कि जब उनके ही दल में लगभग 2 दर्जन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो भविष्य में हमको लग रहा है कि एक पद के लिए इतना इन लोगों में गुत्थम गुत्था और वो होगा जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। तो ये इंडिया नाम रख लेने से 100-125 करोड़ जनता का नेतृत्व नहीं होगा। जनता ने इनको बार बार खारिज किया है और इस बार भी यही होगा, ये लोग कहीं लड़ाई में नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। अखिलेश जी, आप सुन रहे हैं, एलजेपी की तरफ से कहा जा रहा है इंडिया नाम रख लेने से कुछ सियासी हासिल नहीं कर पाएगा विपक्ष का गठबंधन। और सर, विपक्ष की तरफ से जो पूरी कोशिश थी वो ये कि साहब विपक्ष को एकजुट कर लिया जाए, एक उम्मीदवार उतारा जाए एनडीए बीजेपी के उम्मीदवार के सामने। अब मेरा सवाल यह है सर कि जिस तरीके से आज ही हमने देखा बीएसपी सुप्रीमो मायावती बाकायदा टेलीविजन पर आई और उन्होंने कहा वो तो समान दूरी बनाकर रखेंगी, चाहे बीजेपी वाला गठबंधन हो चाहे कांग्रेस वाला गठबंधन हो। इसके अलावा सर, चाहे बीजेडी हो, चाहे बीआरएस हो, चाहे वाईएसआर हो, टीडीपी हो, ये तमाम वो दल हैं सर जो ना एनडीए में नजर आ रहे हैं ना इंडिया में नजर आ रहे हैं। तो ये किसका फेलियर माना जाएगा, विपक्ष का? हाँ, आप तो विपक्ष का पूछ सकते हैं, सत्ता का फेलियर तो आप पूछ भी नहीं सकती हैं। देखिए, मेजॉरिटी अपोजिशन की यूनिटी की बात हो रही है, लाइक माइंडेड पार्टियों की यूनिटी की बात हो रही है। जो बीजेपी की इस नीति से, मोदी जी की इस विनाशकारी नीति से लड़ने को, आगे बढ़ के आने को आतुर है, उसी को तो हम साथ लेके चलेंगे और ले रहे हैं। सर, मैंने ये सवाल दरअसल इसलिए पूछा कि अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा, सुन लीजिए ना, सवाल समझ लीजिए, सबसे बड़ा सियासी सूबा उत्तर प्रदेश है। जो रणनीति विपक्ष की है वो ये कि एक उम्मीदवार उतारा जाए। तो अब उन 80 सीटों पर तो ऐसा हो नहीं पाएगा। एनडीए का उम्मीदवार होगा, उसके सामने एक इंडिया का उम्मीदवार होगा और बहन जी भी अपना उम्मीदवार उतारेंगी। तो ये 80 सीटों पर तो सीधा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। इसी तरीके से सर आंध्र प्रदेश चले जाइए, वहां पर त्रिकोणीय हो जाएगा। आप उड़ीसा आ जाइए, वहां पर त्रिकोणीय हो जाएगा। ये मेरा सवाल है सर।
आप लोग नाना प्रकार से भांति भांति के आर्गुमेंट लेके आए कि कैसे मोदी जी के लिए डिस्कोर्स बनाया जा सकता हो, कितने सीटों पे 50% वोट मिला था, एक डिस्कोर्स ये लाएं, एक डिस्कोर्स ये बनाने का प्रयास करें कि इतने लोग अपोजिशन में है ही नहीं है तो मोदी जी से कैसे लड़ पाएंगे। ये बनाते रहिए, क्योंकि जो हारता हुआ होता है उसको समझाने के लिए, ढांढस बढ़ाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, करते रहें। ये हटाए नहीं जाएंगे, हाँ। ये लोग भगाए जाएंगे इस देश की जनता के द्वारा, हाँ। क्योंकि आक्रोश है बीजेपी के प्रति, मोदी जी के प्रति आक्रोश है। पिछले चुनाव में दिखा है क्या किया इन्होंने। सर पिछले चुनाव चिराग पासवान को गले लगा में तो ये दिखा सर कि 303 सीटें मिली बीजेपी को। नहीं आप अभी जो पिछले जो चुनाव, आप जिस डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं सर, चलती हूँ ना लेकर, जरा गौरव भाटिया भी आए। गौरव भाटिया भी बताएं। गौरव भाटिया आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे डिस्कोर्स इसका भी जवाब दे रहा हूं। और सर वो 2019 मेरी बात हो जाने दें, 2019 बात हो जाने दें, 224 लोकसभा सीटें हो जाने दें, 224 लोकसभा सीटें जहां 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ जीत मिली है सर बीजेपी एनडीए के कैंडिडेट को। ये डिस्कोर्स आधी बात काट के आप कहीं और चली जाती हैं। आप आधी बात काट के कहीं और चली जाती हैं। आप आ जाइए सर, आप आ जाइए, आप पूरी बात कर लीजिए। 30 सेकंड का टाइमर लगाइए जल्दी से, 30 सेकंड का टाइमर लगाइए प्लीज अखिलेश जी के लिए। जी चलिए, आपको मैं बता रहा हूं, आपने पिछला 2000, मैंने बात किया पिछले असेंबली चुनाव का, जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस थे। ओके, आपने बात किया 2019 का। 2019 में बार बार मैं कहा हूं, आपको भी पता है दिल में, कि अगर पुलवामा नहीं हुआ होता, बहुत बड़ा मुद्दा था, क्या हालत हुई होती बीजेपी की सरकार की। मोदी जी कहते हैं परिवारवाद को, चिराग पासवान को गले लगा के परिवारवाद पे जो उन्होंने प्रहार किया वो देखने लायक है। मोदी जी के भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस देखने की बात है। महाराष्ट्र में 17,000 करोड़ जिसको बोलते थे घोटाला, 70,000 करोड़ घोटालेबाज को अपने में शामिल करके जो भ्रष्टाचार पे इन्होंने जीरो टॉलरेंस दिखाया है वो देखने लायक है। मोदी जी ने कहा हम 15 लाख रुपए देंगे अपने मित्रों को, 15 लाख रुपए। अखिलेश जी ये बताते हुए दर्शकों को कि 2019 पुलवामा के समय में भी विपक्ष की तरफ से कहा जाता था कि साहब ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, जनता माफ नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी। लेकिन जनता ने 303 सीटें झोली में डाली। और अब जो बात आप कह रहे हैं, मैं वो सवाल लेकर चलती हूं गौरव भाटिया के पास। गौरव भाटिया, बार बार 2019 और पुलवामा का जिक्र जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाता है तो सीधे सीधे ये कहने की कोशिश होती है कि साहब वो केमिस्ट्री थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता की जो थी वो चल गई थी। लेकिन ये 2024 है और यहां पर प्योर अर्थमेटिक है जो चलेगा, और इसी वजह से इतनी उम्मीद इंडिया को। गौरव भाटिया, देखिए रोमाना जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि ये अपना नामकरण भी मौसम के हिसाब से करते हैं, तो इनकी शान में अर्ज कर देता हूं, जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूं, मार्च में बुलबुल हूं, जुलाई में परवाना हूं। यह इनकी हकीकत है। 2024 के जब परिणाम आएंगे ना, तो आप देखिएगा 324 सीटें भाजपा की आएंगी और कांग्रेस की 24 भी नहीं आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। और 2-3 महीने के लिए अखिलेश जी गायब हो जाएंगे, जैसे 2019 के चुनाव में हुए थे। लेकिन जो बड़ी बात है, जो मुद्दों की बात है, वो उठानी चाहिए। कभी मैं गायब नहीं होता, सामूहिक संकल्प आया। सारे जो शांत कराइए, शांत प्लीज शांत। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? दद्दा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? सुनिए, मुद्दे की बात करते हैं। इनका सामूहिक एक संकल्प आया, इससे ये नहीं स्पष्ट हुआ लीडर कौन है। और आपको मालूम है, इस पूरे पन्ने में इधर उधर की सारी बातें करी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो 50 नागरिक मारे गए भोले भाले, उनका कोई जिक्र नहीं है। इनकी इकाई कह रही है पश्चिम बंगाल की, अरे कांग्रेस के कार्यकर्ता मर गए, मत हाथ मिलाओ ममता बनर्जी से, जंगल राज की देवी है। लेकिन मिला लिया। भ्रष्टाचार पे एक शब्द नहीं है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए, अपनी अपनी पोतली दिखाई और बताया 10,000 करोड़ का घोटाला, 5,000 का, 20,000 करोड़ का। इसलिए भ्रष्टाचार पे एक शब्द नहीं। परिवारवाद, हम योग्यता की बात करते हैं, परिवारवाद,
एक शब्द नहीं है। लेकिन गौरव पुष्टि भाटिया, कर- जब आप भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात आपके करते बीच में हैं मैं तो फिर बोलता आईना दिखाने का काम पलट कर किया जाता है इंडिया की तरफ से कि साहब अभी दिखाइए देख ना। लीजिए भोपाल में आइए प्रधानमंत्री दिखाइए। नरेंद्र मोदी आईना दिखाइए। संबोधन करते हैं भ्रष्टाचार आईना को लेकर, दिखाइए। वो कड़ा संदेश हाँ। देते हैं और अगले ही दिन क्या हो जाता है, अजीत पवार वो बीजेपी की सरकार में गठबंधन वाली में शामिल हो जाते हैं। परिवारवाद को लेकर कहा जाता है अजीत पवार और शरद पवार परिवारवाद नहीं है क्या, और तमाम मुद्दे गिना दिए जाते हैं। मेरा सवाल यह है, जरा जल्दी से हम वारिस पठान साहब का रुख कर लेते हैं। उत्तर दे देता हूं। वारिस सर आ रही हूं मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सर। मैं वारिस आपकी पठान बात तो साहब, पूरी कर लेता। सर मैं आ रही हूं सर, वही रोमाना मुद्दा जी, वही आप उनको तो भ्रष्टाचार। 30 सेकंड की घड़ी टिक टिक करा देते हैं। अच्छा, आपके अरे लिए भी 30 समय सेकंड हमारा है आपके तो लिए भी वक्त 30 भी तो सेकंड की हमारा घड़ी होगा। लेकर आते हैं सर। उनका आपके लिए समय भी- तो निकल गया। ठीक है, आपके लिए भी तब 30 सेकंड की घड़ी लेकर आ रही हूं। ले आइए। शिकायत मत कीजिए, ले लेकिन आइए। फिर सवाल भी सुन लीजिए। अच्छा लगेगा। और सवाल ये कि आप यहाँ पर जो धन्यवाद। भ्रष्टाचार समय और हमारा, तो परिवारवाद की घड़ी तो बात हमारी बना रहे थे चलेगी। सर, आपने देखा ये जो बैठक हो रही थी इंडिया वाली, इसमें मणिपुर का जिक्र किया गया है सर, इसमें जातिगत जनगणना की बात की गई है सर। जब इस तरीके के मुद्दों के साथ इंडिया सड़क पर उतरेगा 2024 चुनाव में, तो एनडीए क्या करेगा? ले आइए 30 सेकंड वाला टाइमर। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा भ्रष्टाचार, तो मैं तो बड़े डंके की चोट पे कहता हूं, हर भारतीय गौरवान्वित है। 9 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। आपने कहा वंशवाद, डंके की चोट पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, 2 लोग कभी एक परिवार से नहीं हुए, प्रधानमंत्री 2 दिए एक परिवार से नहीं है, और यहां केवल गांधी परिवार का पूजन होता है। तीसरा सवाल तो पूछा जाएगा, जब लोकतंत्र जिंदा करने की बात करते हो तो पश्चिम बंगाल में 50 लोग मारे गए, उनकी बात क्यों नहीं करते? और राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र मर चुका है भारत में। अगर लोकतंत्र मर चुका है तो ये है क्या ढोंगी परिवार जो साथ आए? ठीक है, 30 क्या सेकंड है हो ये गया। बताइए? 30 सेकंड हो लोकतंत्र गया तो सर। मर चुका है। दोबारा आऊंगी आपके पास। अब वारिस पठान साहब के धन्यवाद। पास आती हूँ। वारिस पठान साहब, धन्यवाद, ये जो धन्यवाद। थर्ड नहीं, फ्रंट के धन्यवाद। तौर पर आप लोग दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ये बताइए ना कि अगर थर्ड फ्रंट दम दिखाएगा सर, तो फिर किसको नुकसान पहुंचाएगा? अभी अखिलेश जी कह रहे थे आप लोग बीजेपी की बी टीम है सर, तो फिर नुकसान किसका होगा? इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा? बराबर है। रोमाना जी, जरा एक 2 मिनट का टाइमर मेरा भी जरा लगाओ ना, जरा मैं भी जरा बराबर अपनी बात रखूं अनइंटरप्टेड, क्योंकि मैंने तो किसी के बीच में कुछ बोला ही नहीं। सर आप जरा 2 मिनट का इंटरप्टेड, 2 टाइमर मिनट लगाओ आपको मेरा भी। मिलेंगे, फिगर मत कीजिए। अब सुनो, टाइमर तो देखो 30 क्या सेकंड हो वाला रहा है। है। जी आइए। सीटें 2 है तो 2 मिनट लेंगे, अच्छा, हमारी अच्छा। 303 है। अब देखो, 5 आप ही घंटे के- चलेगा फिर। अभी देखो किस तरह से चल रहा है यहाँ पे लफड़ा। देखो, बीजेपी गौरव भाटिया उनको बोल रहे गद्दार गद्दार, वो अखिलेश भाई उनको बोल रहे गद्दार गद्दार, जिंदाबाद बोलो जिंदाबाद बोलो। अगर ये अल्फाज वारिस पठान इस्तेमाल करता तो अब तक मुझे टिकट देते और बोलते पाकिस्तान भेजो। अपन यहाँ कोई नहीं बोलेगा। इल्जाम क्या लगाए जा रहे हैं मालूम है? ब्यूटी क्या है डिबेट की, सुनिए। ये बोल रहे बंगाल में वायलेंस हो गया, उसके ऊपर वो नहीं बोले। वो बोले मणिपुर में वायलेंस हो गया, उसके ऊपर वो नहीं बोले। अरे गौरव भाटिया, कभी देश के नागरिकों के बारे में बात करोगे, विकास के बारे में बात करोगे, डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे? अरे भ्रष्टाचार ही तो हमने देख लिया। मोदी खड़े होकर भोपाल में चिल्लाए 70,000 करोड़ का घपला कर दिया एनसीपी ने। दूसरे दिन अजीत दादा चले गए और कल तो फूलहार पिना रहे थे वो मीटिंग के अंदर, जहां आपके 38 लोग बैठे थे वहां पर। अब तीसरी तरफ ये लोग हैं। अरे मुझे बताइए अखिलेश जी, हम तो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों की, दलितों के, सबके एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। आपको मुसलमानों के तो 70% से ज्यादा वोट चाहिए, मगर उनका एम्पावरमेंट आपको नहीं करना है। आपने अजमल साहब को क्यों नहीं बुलाया? आपके पास कोई जवाब नहीं है। असद ओवैसी साहब तो वाइड एक शख्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो मोदी की आंखों में आंखें डाल के पिछले 9 साल से सवाल कर रहे हैं, हर मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे संविधान की बात आ जाए, ट्रिपल तलाक की बात आ जाए, चाहे यूसीसी के ऊपर बात आ जाए, CAA के ऊपर बात आ जाए, हर मुद्दे पर अगर वाइट शख्स को लड़ा तो ओवैसी साहब का, तो आप इस नेता को, इतने बड़े स्टेचर के नेता को क्यों आप उसको साइड में रखना चाहते हो? क्यों आप इग्नोर कर सकते हो? चलिए बताइए। और नया 2019 की सब बात कर रहे थे, 2019 में हम भी लड़े, 3 सीट पर लड़े। तेलंगाना से असद ओवैसी लड़े, अख्तर इमान लड़े बिहार किशनगंज से, इम्तियाज जलील लड़े महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। 3 में से 2 पर हम जीत कर आए। ये है हमारा एवरेज। बताइए किसका एवरेज है आपके गठबंधन के इतना बड़ा?
तो हमको क्यों नहीं? नहीं सर, आज बिल्कुल भी हमको इसी वजह यकीन से और देखिए गारंटी हमने के साथ बोल तो रहा हूं, इसीलिए इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, जब चर्चा टॉपिक के बारे में सोचा तो हमने तो तय किया कि हम एआईएमआईएम को बुलाएंगे सर, क्योंकि थर्ड फ्रंट में हम मान रहे हैं सर, थर्ड फ्रंट में आपकी ताकत है। और खासतौर से जिस तरीके से बार बार दोनों ही तरफ से आपको बी टीम का तमगा दिया जाता है, उसके बाद वो वोट काट कर हार और जीत तय करने वाली जो आपकी ताकत है सर, उसका भी एहसास है। लेकिन आपने अब जितनी बातें कही है सर, जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर दोनों के लिए, उसके बाद मैं अभिषेक जी आपके पास आ रही हूँ, राजू जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले 30 सेकंड का टाइमर अखिलेश जी के लिए ले आइए, फिर गौरव भाटिया के लिए भी जल्दी से आइए। अखिलेश जी और गौरव भाटिया दोनों तैयार रहिए। अखिलेश जी लगाओ। अब ये जानना जरूरी हो गया सबसे बड़ा गद्दार कौन? अभी हमारे वारिस पठान ना तू तो फिर है तीसरा कौन, बताइए। ठीक है वारिस भाई, अब सुनिए वारिस भाई, सुनिए अखिलेश जी के लिए टाइमर लाइए जी। वारिस भाई सुनिए, वारिस भाई आप यहाँ पे सबके बराबर आप हैं, देखिए चैनल में, आप क्यों किसी के हमारे साथ आने की चिंता कर रहे हैं? आप खुद ही इतने बड़े हैं, बीजेपी के साथ हैं, सत्ता के साथ हैं, क्या जरूरत है हमारे साथ आने की? आपको तो हर कोई बराबर का मान रहा है, सरकार मान रही है, मीडिया मान रहा है, अब इससे बड़ा सरकार समर्थन अब सबूत क्या आपको चाहिए? तो आप साथ में और आपके साथ में तो बीजेपी के साथ जो बैठे थे बैठ गए, महबूबा जी बैठ गए, उद्धव ठाकरे बैठ गए, नीतीश बैठ गए, फिर भी 30 सेकंड हो गया, जल्दी से अगला टाइमर तो आप ही खा गए। अगला टाइमर जल्दी से गौरव भाटिया आइए। नमस्कार रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले तो वारिस भाई का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो 3 सीटों पे लड़े और 2 जीत गए। सोचिए अगर वो 542 सीटों पे और लड़ जाते तो सारी की सारी वो 2/3 जीत जाते। धन्यवाद कि आप नहीं लड़े, और आपको पाकिस्तान कोई नहीं भेजेगा क्योंकि आप भारतीय हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा वारिस भाई, ये जो बात आप कहते हैं ना 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, ये मत बोला करिए, ये भारतीय सोच नहीं है। और गणपति बप्पा मोरया बोल के माफी मांगा करिए, क्योंकि ये भी भारतीय सोच है। मैं अभिषेक झा का रुख कर रही हूँ, एक सेकंड अभिषेक झा के पास जाने दीजिए। अभिषेक जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभिषेक जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, कि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि साहब हमारी देखम देखी एनडीए लेकर आ गए। लेकिन सवाल ये सर कि अगर एनडीए और इंडिया दोनों को देखा जाए सर, तो फिर आपसी मतभेद जो हैं वो एनडीए में उस रूप में नजर नहीं आते हैं जिस रूप में इंडिया में नजर आते हैं। यहां पर एक तरफ बंगाल में टीएमसी वर्सेस लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस, केरला में लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस, बिहार की बात कर ली जाए सर तो वहां पर जेडीयू भी है, आरजेडी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। सर ये किस तरीके से तालमेल बनेगा? कहीं ये जो आपसी मतभेद हैं, अभी नाम संयोजक तक तो ठीक है, लेकिन जब असली टेस्ट आएगा उस वक्त कहीं डगमगा तो नहीं जाएगा इंडिया? रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि बड़े पेशेंस के साथ मैं आपके डिबेट में सभी को पैनलिस्ट की बातों को सुन रहा था। मेरी भी पूरी बात आप सुनेंगे ताकि जनता तक हमारा जो व्यू पॉइंट है वो पहुंच पाए। आप गठबंधन में मतभेद की बात कर रही हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार में इतनी पार्टियों का समावेश एक साथ महागठबंधन में किया और एक सकारात्मक संदेश किया। ऐसे भी बिहार बदलाव की भूमि रही है। बिहार से ही बिगुल बजा है विपक्षी एकजुटता का। एनडीए की बात आप क्यों कर रही हैं? एनडीए में है ही क्या? लगभग 25 ऐसे दल हैं जो उस बैठक में आए थे जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट से बात करेंगे, लगभग 23 सीटें वहां पर हैं और 15-16 दल इन्होंने वहीं से बुला लिए थे। ये लोग सिर्फ हेड्स काउंट कर रहे हैं रोमाना जी। मैंने शुरू से कहा है, एक पार्टी है एलजेपी, उसको 2 पार्ट में तोड़वा दिया पहले और दोनों को भाई अपने पास बुला लिया, दोनों की काउंटिंग बढ़ा दी। आप वोट परसेंटेज की बात कर लीजिए ना, कि देश में जो पिछले चुनाव हुए या फिर जो चुनावों का एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होता है उसके हिसाब से प्रदेशों में वोट परसेंटेज के हिसाब से इंडिया का कुनबा एनडीए पर बहुत भारी है। और यही सब मजबूत कारण है कि ये जानते हैं कि ये कहीं टिकने नहीं वाले। सर मैं नहीं जानती हूं आप कौन सा आंकड़ा लेकर आए हैं, लेकिन एक आंकड़ा मेरे पास भी है जो आप कह रहे हैं कि साहब एनडीए पर इंडिया भारी है, क्योंकि सर एनडीए जो 39 दल हैं, 25 करोड़ लोगों ने एनडीए को वोट दिया 2019 के आंकड़ों के हिसाब से बता रही हूं सर, और इंडिया को 23 करोड़। ये आंकड़ा मैं भी लेकर आई थी सर, एक रिसर्च थोड़ी सी मैंने भी की थी। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब मिसाल पेश कर दी नीतीश कुमार ने, तो देखिए किस तरीके से सबको जोड़कर सरकार चलाई। तो सर आरसीपी सिंह साहब को भूल गए, उपेंद्र कुशवाहा को भूल गए सर, जीतन राम मांझी वो तो बिल्कुल अभी हाल का ही मामला है, उनको भी भूल गए क्या?
किन जर्जर लोगों की बात कर रहे हैं? आरसीपी सिंह जी क्या थे? हमारी पार्टी के एक सदस्य थे, मुखबिरी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे सर, मतलब जो साथ नहीं है वो जर्जर हो गए। अध्यक्ष थे ना आपकी पार्टी के। भैया पार्टियों की बात करिए ना रुमाना जी, आप पार्टियों की बात करिए। रुमाना जी पार्टियों की बात करिए। पार्टी के अंदर से एक सदस्य उठकर कहीं चला जाता है, उसको आप पूरी पार्टी का आकलन मत जोड़िए उसके हिसाब से। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड पहले भी मजबूत थी, आज भी है, और यही भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ती आई है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नीतीश जी ही हमारे चेहरा होंगे। भले ये लोग चिराग बारे में आप क्या कहेंगे, जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की कितनी भी साजिश। सर अभी आपने खुद ही बात कही है चेहरे की, और आप खुद ही कह रहे हैं अभिषेक जी कि साहब चेहरे के बूते पर नीतीश के बिहार में लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं। क्या वही सबसे बड़ी कमी 24 चुनाव में इंडिया को झेलनी नहीं पड़ेगी? राजू जी आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि घूम फिरकर फिर बात नेता और चेहरे पर आती है। राजू तिवारी, देखिए आ रही हूं सर, आ रही हूं। राजू तिवारी जी को सुन लीजिए अब जरा। रोमाना जी पहले तो मैं आग्रह करूंगा, मैं प्रदेश का प्रवक्ता नहीं हूं, प्रदेश अध्यक्ष हूं अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के स्वर्गवास के बाद हम एनडीए से अलग हटके 2020 का चुनाव लड़े थे बिहार में, और बिहार में लगभग 136 सीट पे हम लोग लड़े थे। और चुनाव लड़ने के बाद जो हमको जनता का वहां समर्थन मिला है, इस जो चिराग फैक्टर, ये जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और जनता दल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, चिराग फैक्टर की जब नाम सुनते हैं तो उन लोगों को सपने में भी चिराग पासवान आते हैं। वही मैं देखा हूं अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी के बयान में कि चिराग जी को जो प्रधानमंत्री ने गले लगाया है, तो वो चिराग फैक्टर की याद इनको भी लग रहा है कि आप भविष्य में बहुत गिनाते रहिए। अभी अपने फैक्टर अभी 24 दूर है, लेकिन कुल मिलाकर 24 में मोदी का तीसरा टर्म भ्रम या कंफर्म तय जनता को करना है सर। और तब तक नेताओं के दावे जो यूं ही एबीपी न्यूज के माध्यम से आपको हम दिखाते रहेंगे। खबर आपको बता देती हूं, कर्नाटक विधानसभा में जोरदार बवाल हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने विधानसभा के भीतर हंगामा किया। विधानसभा स्पीकर पर कागज के टुकड़े तक फेंके गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक विधानसभा के भीतर की तस्वीर है। बीजेपी के विधायक इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि आईएएस अधिकारियों की तैनाती सरकार जो है वो अपने निजी हितों के लिए कर रही है। विधानसभा के भीतर और बाहर भी बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। देख रहे हैं आप किस तरीके से बीजेपी विधायक कर्नाटक विधानसभा में वेल में पहुंच गए, स्पीकर पर कागज के टुकड़े फेंके गए। जोरदार हंगामा कर्नाटक विधानसभा में। तो विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह बीजेपी विधायकों का ये हंगामा और प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो अधिकारियों के नाम कर्नाटक विधानसभा में ये संग्राम। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।